नमस्कार दोस्तों, आईएएस पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं उत्कर्ष सिंह। आप सभी आईएएस पॉइंट के मेंबर्स को मेरे और आईएएस पॉइंट टीम की तरफ से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम लोग करंट अफेयर्स एनालिसिस में बात करेंगे। भारत 2025 तक विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा। 2025 तक भारत विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक व्यवस्था होगा। तो हम इसी पर चर्चा करेंगे और देखेंगे कि भारत इस समय किस नंबर पर अर्थव्यवस्थाओं में है दुनिया के, और कब 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा और कब था, और 2030 तक कौन सी अर्थव्यवस्था होगा, और दुनिया में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था पहले नंबर पर कौन सी है, दूसरे नंबर पर कौन सी है, तीसरे नंबर पर कौन सी है, चौथे पाँचवें और सभी ऊपरी क्रम को देखेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे ये भारत वर्ष 2025 में विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चर्चा में क्यों आया। हाल ही में सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार भारत वर्ष 2025 तक ब्रिटेन को पीछे छोड़ते हुए विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। रिपोर्ट में यह भी अनुमान लगाया गया है कि भारत वर्ष 2030 तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। एक रिपोर्ट आई है किसका? सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च। इसका रिपोर्ट आया है कि 2025 तक भारत ब्रिटेन को पीछे छोड़ देगा। भारत अभी छठे नंबर पर है विश्व की अर्थव्यवस्थाओं में, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में। 2025 तक ब्रिटेन को पीछे छोड़ देगा और 2030 तक वह जर्मनी और जापान को भी पीछे छोड़कर तीसरे नंबर पर आ जाएगा, चीन और अमेरिका के बाद। 2030 तक भारत इकॉनमी में ग्रोथ करते हुए दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं में, बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में तीसरे नंबर पर आ जाएगा। पहली अर्थव्यवस्था उस समय कौन होगी? चीन होगी। दूसरी होगी अमेरिका। अभी पहले नंबर पर है अमेरिका, दूसरे नंबर पर है चीन, तीसरे नंबर पर है जापान, चौथे नंबर पर है जर्मनी, पाँचवें नंबर पर है इंग्लैंड। हम पाँचों क्रम बता दिए। छठे नंबर पर है इंडिया। तो अभी तक 2019 में भारत 5वें नंबर पर था, लेकिन इस समय कोरोना के कारण महामारी से बहुत नुकसान हुआ। उसके बाद फिर से भारत छठे नंबर पर आ गया है। भारत ने एक बार 2019 में ब्रिटेन को पीछे छोड़ दिया था, मतलब ब्रिटेन छठे नंबर पहुंच गया था और भारत 5वें नंबर पर। लेकिन एक बार फिर उल्टा हुआ, भारत छठे नंबर पर आ गया और ब्रिटेन 5वें नंबर पर। अब भारत को फिर से 5वां नंबर पाने में 2025 मतलब 5 साल का समय और लगेगा। CBER ब्रिटेन की एक कंपनी है जो सार्वजनिक और निजी व्यवसाय प्रतिष्ठानों, फर्म के लिए स्वतंत्र आर्थिक पूर्वानुमान प्रकाशित करती है। CBER ब्रिटेन की एक कंपनी है, एक संस्था है जो सार्वजनिक और निजी व्यवसाय प्रतिष्ठानों, जो सरकारी, सार्वजनिक और प्राइवेट फर्म को उनके आर्थिक पूर्वानुमान को प्रकाशित करती है। मतलब कंपनियों के पूर्वानुमान, कितना पैसा कमाती है, कहाँ इनका क्या कितना इनकम होता है, इस सब का रिसर्च करती है, इसको बताती है। अब हम इस रिसर्च के मुख्य बिंदु पर चर्चा करेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था वर्ष 2021 में 9% और वर्ष 2022 में 7% का विस्तार होगा। भारतीय अर्थव्यवस्था का 2021 में 9%, काफ़ी अच्छा है, और 2022 में 7% तक का विस्तार होगा। 2020 में हुई कोरोना महामारी के कारण भारत की अर्थव्यवस्था सहित पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था लगभग गिर ही गई थी। उसमें GDP ग्रोथ माइनस में पहुंच गया था, लेकिन 2021 में भारत बेहतर सुधार करते हुए 9% विकास दर, जो कि बहुत बेहतर होता है, उस तक पहुंचेगा और 2022 में 7% तक रहेगा। इस कारण भारत वर्ष 2025 में ब्रिटेन को, 2027 में जर्मनी को और 2030 में जापान को पीछे छोड़ देगा और 2030 तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। मतलब भारत इस समय छठे नंबर पर है, तो वह 2025 में ब्रिटेन को पीछे छोड़ेगा, तब 5वें नंबर पर आएगा। 27 में जर्मनी को पीछे छोड़ के चौथे नंबर पर, और 2030 में जापान को पीछे छोड़कर तीसरे नंबर पर पहुंचेगा। मतलब उस समय 2030 में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी, 2025 में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी। चीन पूर्वानुमानों से 5 साल पहले ही वर्ष 2028 तक अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। इस समय दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका है। और विभिन्न रिसर्च और पूर्वानुमान के हिसाब से लगाया गया था कि 2033 तक चीन अमेरिका को पीछे छोड़ देगा। लेकिन उस सब पूर्वानुमानों से 5 साल पहले ही 2028 तक चीन अमेरिका को पीछे छोड़ देगा और 2030 में चीन दुनिया की पहली सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा। मतलब सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चीन होगा 2028 के बाद। मतलब भारत जब 2030 में तीसरे नंबर पर होगा, उस समय पहले नंबर पर चीन, दूसरे नंबर पर अमेरिका होगा, तीसरे नंबर पर भारत होगा, चौथे नंबर पर जापान, 5वें पे जर्मनी, 6वें पे ग्रेट ब्रिटेन होगा।
जापान वर्ष 2030 की शुरुआत तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना रहेगा। जैसे कि अभी आपको बताया कि भारत 2030 में तीसरे नंबर पहुंचेगा, मतलब जापान को 2030 में पीछे छोड़ेगा। तब तक जापान विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना रहेगा। उसके बाद जब जापान नीचे उतरेगा, मतलब तीसरा नंबर छोड़ेगा, चौथे स्थान पर आएगा, तो जर्मनी 5वें स्थान पर आ जाएगा। अब बात करते हैं वर्तमान परिदृश्य क्या है। भारत वर्ष 2019 में ब्रिटेन से आगे निकलकर विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया था, लेकिन वर्ष 2020 में पुनः 6वें स्थान पर आ गया। भारत 2019 में ब्रिटेन से आगे निकल गया था अर्थव्यवस्था के मामले में, मतलब भारत 5वें स्थान पर आ गया था, लेकिन वह ब्रिटेन को पीछे छोड़ दिया था। भारत 5वें स्थान पर आ गया था, लेकिन 2020 में आई महामारी के कारण इसका प्रभाव व्यापक रूप से भारत पर पड़ा। दुनिया के कई देशों पर पड़ा, लेकिन भारत पर व्यापक रूप से पड़ा, तो भारत एक बार फिर से 6वें स्थान पर आ गया है। अब उसको 5वें स्थान पर आने में 5 साल का वक्त लगेगा। आते हैं विश्व की 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं पर कौन कौन सी हैं। तो इस समय विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं, पहले नंबर पर यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका है, दूसरे नंबर पर चीन है, तीसरे नंबर पर जापान है, चौथे नंबर पर जर्मनी है और 5वें नंबर पर ब्रिटेन है। पाँचों का क्रम है: संयुक्त राज्य अमेरिका पहले नंबर पर, चीन दूसरे नंबर पर, नंबर 3 पर जापान, नंबर 4 पर जर्मनी, नंबर 5 पर ब्रिटेन है और भारत का नंबर 6वें नंबर पर है। भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर में कोविड-19 संकट से उत्पन्न परिस्थितियों के कारण गिरावट आ रही थी। भारत इससे पहले 2019 में 5वें नंबर पर था, लेकिन कोविड-19 के कारण भारत एक बार अपना स्थान फिर से खोया और 6वें स्थान पर पहुंच गया। सकल घरेलू उत्पाद ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स की वृद्धि दर 10 साल के अपने निम्न स्तर पर पहुंच गई थी, जो वर्ष 2019 में 4.2% पर थी। जो जीडीपी ग्रोथ थी भारत की जीडीपी ग्रोथ पिछले 10 साल के सबसे न्यूनतम स्तर पर पहुंच गई थी, जो कि 2019 में 4.2% पर थी, जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था को 5वें से 6वें तक लाने में बहुत बड़ा काम की। जो जीडीपी ग्रोथ दर जब कम हुई, इसी से भारत 5वें से 6वें स्थान पर आ गया था। वृद्धि दर में गिरावट कमजोर बैंकिंग प्रणाली, जीएसटी, विमुद्रीकरण और वैश्विक व्यापार में गिरावट का मिला जुला परिणाम है। भारत की जीडीपी में जो गिरावट का मुख्य कारण ये है कमजोर बैंकिंग प्रणाली। जो बैंकिंग सिस्टम में लोन फोन दिए रहते हैं और कोई लोन लेकर भाग जाता है, ये कमजोर बैंकिंग प्रणाली। उसके बाद जीएसटी आया, इसने भी जीडीपी को बहुत गिराया। विमुद्रीकरण, उसके बाद जो डिमोनेटाइजेशन आया था जिसने नोटबंदी, इसने भी जीडीपी को बहुत गिराया। उसके बाद विश्व बाजार में, विश्व के ओपन मार्केट में गिरावट, ये भी मुख्य कारण है भारत की जीडीपी में गिरावट का। तो मुख्य कारण क्या क्या है? कमज़ोर बैंकिंग प्रणाली है, जीएसटी है, उसके बाद विमुद्रीकरण है, नोटबंदी और वैश्विक व्यापार में गिरावट है। जीडीपी वर्ष 2020 की दूसरी तिमाही अप्रैल से जून में वर्ष 2019 की तुलना में अपने स्तर से 23.9% कम थी, जिसका प्रमुख कारण कम वैश्विक मांग का होना और सख्त राष्ट्रीय लॉकडाउन से घरेलू मांग का गिर जाना था। जीडीपी की 2020 की दूसरी तिमाही अप्रैल से जून दूसरी तिमाही होती है, पहली तिमाही होती है जनवरी से मार्च तक और तीसरी तिमाही होती है जुलाई से सितंबर तक और चौथी तिमाही होती है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो 2020 की दूसरी तिमाही अप्रैल से जून तक भारत की अर्थव्यवस्था कोरोना के कारण जो लॉकडाउन लगा था और घरेलू मांग में स्थिरता या गिर जाने के कारण और विश्व में भी मांग कम हो जाने के कारण -23.9% तक पहुंच गई थी, जो कि बहुत 10 साल में पहली बार देखा गया था। 10 साल क्या और आगे भी कह सकते हैं। अब बात करते हैं सुझाव, मतलब कैसे जीडीपी में बढ़ोतरी होगी। आर्थिक स्थिति में सुधार की गति को अप्रत्यक्ष रूप से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोविड-19 महामारी के प्रभाव को जोड़ा जाएगा। आर्थिक स्थिति में इकोनॉमी सिस्टम में सुधार को, मतलब आर्थिक स्थिति में सुधार को बढ़ाने के लिए अप्रत्यक्ष रूप से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, मतलब प्रत्यक्ष नहीं कह सकते हैं लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से जो कोरोना के कारण महामारी, जो कोरोना के कारण जो प्रभाव है ये दुनिया में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, मतलब घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसके प्रभाव को जोड़ा जाएगा। विश्व में टीकों के निर्माता के रूप में और 42 वर्षीय टीकाकरण कार्यक्रम, यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम के साथ, जो कि प्रत्येक वर्ष 55 लाख लोगों को लक्षित करता है, भारत कई अन्य विकासशील देशों की तुलना में टीकाकरण को अगले साल से सफलतापूर्वक तथा कुशलता से शुरू करने के लिए बेहतर स्थिति में है। विश्व में टीकों के निर्माता, टीका क्या होता है? कोई बीमारी होती है, कोई महामारी होती है, तो उससे रोकथाम के लिए जो दवा होती है उसे टीका कहा जाता है। तो 42 वर्षीय टीकाकरण कार्यक्रम एक है यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम, जिसमें प्रत्येक वर्ष 55 लाख लोगों को टीका लगाया जाता है। तो यह भारत कई अन्य देशों की तुलना में, मतलब कई अन्य विकासशील देशों की तुलना में बेहतर स्थिति में है टीका लगाने में और इसका सफलतापूर्वक तथा कुशलता से संचालन कर रहा है। दीर्घकालिक समय में वर्ष 2016 के विमुद्रीकरण जैसे सुधार और हाल ही में कृषि क्षेत्र के उदार बनाने को विवादास्पद प्रयास आर्थिक लाभ पहुँचा सकते हैं। अगर हम लंबे समय में देखें तो जो नोटबंदी है, जीएसटी है,
ये तत्कालिक में तो बहुत नुकसान किए भारत को, मतलब उसी समय बहुत नुकसान किए हैं, लेकिन अगर लंबे समय में देखें तो कृषि कानून और 2016 का विमुद्रीकरण मतलब नोटबंदी, ये भारत को बहुत फ़ायदा पहुंचा सकता है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा सकता है। ये इतना फ़ायदा कि आपको अमीर बना सकता है, इतना फ़ायदा कि आपको अमीर बना सकता है। कृषि क्षेत्र में कार्यरत अधिकांश भारतीय कार्यबल के साथ सुधार प्रक्रिया में एक समर्पित और क्रमिक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता होती है, जो दीर्घकाल में कार्यकुशलता और अल्पकालिक आय में वृद्धि के बीच संतुलन स्थापित करने वाला हो। जो कृषि क्षेत्र में कार्यरत मतलब भारत की अधिकतर जनसंख्या कृषि क्षेत्र में कार्यरत है, तो उस कार्यबल को में सुधार की प्रक्रिया में समर्पित और क्रमिक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। मतलब भारत में अधिकतर लोग कृषि में काम कर रहे हैं, तो जो श्रम बल है, जो कार्य करने की शक्ति है, उसको सही दिशा में समर्पण के साथ क्रमिक दृष्टिकोण को अपनाने की आवश्यकता है, जिससे दीर्घकाल तक कार्यकुशलता और अल्पकालिक आय में वृद्धि हो। मतलब जो कार्यकुशलता है उसमें वृद्धि हो और जो थोड़ा सा आय होता है उसमें वृद्धि हो। भारत में मौजूद बुनियादी ढांचे की कमी का मतलब है कि इस क्षेत्र में निवेश से उत्पादन क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। भारत में मौजूदा बुनियादी ढांचे की कमी जो है, इसका मतलब है कि इस देश में अभी भारत में निवेश से उत्पादन क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। मतलब उसमें पैसा लगा करके, निवेश करके, संसाधन लगा करके उत्पादन क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। इसलिए सरकार द्वारा बुनियादी ढांचे पर किए गए खर्च से अर्थव्यवस्था में विकास सुनिश्चित होगा। इसलिए सरकार भारत की अर्थव्यवस्था में जो भी बुनियादी ढांचा लगाएगा वह इसकी अर्थव्यवस्था में विकास सुनिश्चित करेगा। अगर वीडियो से कुछ भी जानकारी मिली तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।